सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे मुआशी मुस्बत इक़दामात के समर के साथ जो कि अब नज़र आने लगे हैं। स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई जा रही है। इस वक्त 100 इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स की सतह से भी ऊपर चला गया। एक मौका ऐसा आया जब आज मार्केट ने 64,000 की हद को भी अबूर किया। और इस वक्त इंडेक्स कहाँ पर मौजूद है और कितनी स्टेबिलिटी इसमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ही मौजूद हैं बोल न्यूज़ के रिपोर्टर कफील अहमद। उनसे ज़रा वहाँ की सूरत हाल जानेंगे और ये भी जानेंगे कि एक आम सरमायाकार इस वक्त कितना खुश है, एक आम ट्रेडर इस वक्त वहां पर क्या सोच रहा है और आने वाले दिनों में क्या तवक्कुआत है। कफील बताइएगा, ये अभी तक की क्या सूरत हाल है? 64,000 पर ही इंडेक्स स्टेबल है या वापस नीचे आ चुका है और आने वाले दिनों में कहां तक जा सकती है इस हफ्ते के आखिर तक ये मार्केट? देखिए, मार्केट में आज कारोबार के खत्म पर जो कल थी अपना रवायत अब आज बरकरार रही है और एक और तारीख जो है वो आज रकम हो गई है। 64,000 की जो सतह थी वो मार्केट अबूर करने में भी कामयाब हो गया है। और तमाम अख्ताम पर मार्केट से तकरीबन अगर हम बात कर लें कि कारोबार के एंड से तकरीबन 20 मिनट कबल जो है मार्केट में मामूली प्रॉफिट टेकिंग जो है वो देखी गई थी और 961 पॉइंट के इजाफे से 63,917 के लेवल पर मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। ओवरऑल अगर हम बात कर लें शेयर्स के हवाले से तो तकरीबन कुछ 34 अरब रुपए मालियत के 94 करोड़ बेसिस का कारोबार हुआ मार्केट में और 1.58% जो है वो मार्केट बढ़ गई है। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है मार्केट में। ऑटो सेक्टर्स की बात कर लें, पावर सेक्टर की और ऑयल सेक्टर की, तो इसमें खासी तेजी देखी गई है और तमाम फोकस किए हुए सरमायाकारों की जानिब से तो खासा सेंटिमेंट है। और जो हमारी बात हुई सरमायाकारों का यही कहना है कि बाजार के अगर हम बात कर लें मार्केट में तो 65,000 और 66,000 की जो इंडेक्स है उसकी जो सतह है वो भी आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो कबूल कर जाएगी मार्केट। और कपिल, इस वक्त तमाम छोटे बड़े सेक्टर्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं या ये जो इस वक्त इंडेक्स का एक हम देख रहे हैं ऑल टाइम राइज, तो ये चंद सेक्टर्स तक महदूद है, चंद सेक्टर्स की ये बेहतर परफॉर्मेंस है? ओवरऑल इस वक्त पॉजिटिव रुझान है मार्केट में? देखिए, अगर हम बात करें सेक्टर वाइज तो जो ज्यादा फोकस है सरमायाकारों का वो ऑटो सेक्टर के अंदर है, फूड सेक्टर के अंदर है, ऑयल सेक्टर के अंदर है, पावर सेक्टर के अंदर है और मिनरल्स के अंदर बात कर ले। इसलिए कि अगर हम तमाम चीजों को देखें जो गुज़िश्ता निगरान हुकूमत के बाद से अब तक कोई SIFC के बाद से, तो उसमें ये तमाम IT के शोबे की बात करें तो उसका खासा फोकस किया हुआ है। तो ये वो शोबा जहाँ जिसके अंदर जो है वो सरमायाकार खासा फोकस कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि ये जो इस वक्त एक जो रैली है तेजी की ये बरकरार रहेगी आने वाले दिनों के अंदर भी। और अगर मुमकिन तौर पे जो एक खदशा है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर बढ़ने के बायस अगर जो डिस्काउंट रेट है यानी कि शेयर सूद में अगर थोड़ी बहुत अपना कमी नहीं होती और इसी जगह पे बरकरार है थोड़े बहुत जो है वो मार्केट में जो है वो प्रॉफिट टेकिंग जो है वो देखी जाएगी। तो हम ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है और आइंदा आने वाले दिनों में जो है मार्केट में मजीद तेजी का रुझान बरकरार रहेगा। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद थे, इसकी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे जहां एक मौके पर आज इंडेक्स 64,000 से भी ऊपर गया और ओवरऑल इस वक्त एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और आने वाले दिनों में भी एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने पाकिस्तान स्टील के नज़दीक 15,000 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल एक खुसूसी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के क़याम पर इस वक्त गौर शुरू कर दिया है जिसमें छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को बहुत ही खास अहमियत दी जा रही है। अब ये बात निगरान सूबाई वज़ीर तिजारत और सनत यूनुस ढागा ने फेडरल बी एरियाज एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ में ताजिर बरादरी से गुफ्तगू करते हुए कही है। अब ये कितनी अहमियत की हामिल बात है और ये मनसूबा अगर मुकम्मल हो जाता है तो इससे क्या फ़वाइद हो सकते हैं ताजिरों को और इस वक्त जो शिपिंग के शोबे में ख़ास तौर पर जो बुनियादी इस वक्त खदशात हैं, जो मुश्किलात हैं वो क्या हैं, क्या इस वक्त सूरत हाल है, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में आसिफ शेख जावेद साहब मौजूद हैं, कन्वीनर हैं स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि सबसे पहले जो शिपिंग के मरहले के मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं क्या क्या जो आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन पेश आते रहते हैं? बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ प्रोग्राम में बुलाया। गुजारिश है कि शिपिंग के मसाइल तो बेतहाशा हैं और उसकी बुनियादी जो वजह है वो ये है कि लैक ऑफ नॉलेज। जो हमारे बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं या बड़े एक्सपोर्टर्स हैं जो बिलियंस में ट्रेड करते हैं और उनके पास भी वो प्रॉपर नॉलेज नहीं होती जिसकी वजह से हमें बहुत पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा टू इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डर्स, इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज़। हमारे पास चूँकि बेसिकली हमें पढ़ाया नहीं जाता शिपिंग। आप देखें जो हमारे बिज़नेस और फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी शिपिंग नहीं पढ़ाई जाती। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि हमने और आपने सब ने बिल ऑफ लेडिंग बहुत मरतबा देखा होगा जिस पे जैसे माल की रसीद होती है, जब माल वहाँ से शिप होता है फॉरेन कंट्री से तो हमें बिल ऑफ लेडिंग भेजा जाता है। अब वो बिल ऑफ लेडिंग की टर्म्स और कंडीशन कभी किसी ने पढ़ी नहीं है। वो नॉलेज की बात है, किसी ने उसका बैक साइड देखा ही नहीं करके वो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, या ये कि फ्रेट फॉरवर्डर हमें कहाँ डिच कर सकता है,
का हमारे साथ उसके साथ मसाइल हो सकते हैं। हाउस बिल ऑफ लीडिंग क्या है, हमें यही बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता कि हमारी शिपमेंट हाउस बिल ऑफ लीडिंग पे हुई है या मास्टर बिल ऑफ लीडिंग पे हुई है, जिसके लिए यहाँ फिर डेस्टिनेशन पे जब कार्गो यहाँ आ जाता है तो हमें बहुत दफ़ा, अक्सर, ज़ाहिर है कि सब ऐसे नहीं है लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और इससे हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है और हमारा माल का जो मुनाफा होता है वो सारा शिप एजेंट्स, जो कुछ शिप एजेंट्स ऐसा प्ले करते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा मैं। तो ये नॉलेज जो है बुनियादी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मैंने बहुत अर्सा पहले एक मुतालबा किया आपके फोरम से, मैं उसको दोहराता भी हूँ कि जो बिज़नेस और फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं या शिपिंग को रेगुलर सब्जेक्ट इंडक्ट किया जाए कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे और शिपिंग पढ़ाई जाए। और आप देखें कि इससे हमें बहुत सारा फ़ायदा होगा इंटरनेशनल ट्रेड में और बेहतरी आएगी हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, काम हमारा बढ़ जाएगा जो, और हमारे जो पैसे जो इंटरनेशनल कंपनीज लेके जा रही हैं और हमें पता भी नहीं होता कि वो किस किस हेड में हमसे लेके जा रहे हैं, तो हमें चेक होगा हमारे पास और हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं और बेहतर प्राइस पे काम कर सकते हैं। और ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मुंसलिक लोग हैं, ये अंदाज़न इनकी कितनी तादाद होगी जो कि इस वक्त ये कारोबार कर रहे हैं? चूँकि अगर कोई सब्जेक्ट आपको एज सब्जेक्ट किसी फील्ड को पढ़ाना है स्टूडेंट्स को, तो फिर आगे उसका स्कोप बहुत बड़ा होना चाहिए, उसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि लोग जाकर उसमें खप सकें। देखें, बिल्कुल ये तो हज़ारों की तादाद में है, हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में। और मैं आपको बताऊँ, सिर्फ शिपिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर को पढ़नी है, ये बैंकर को भी मालूम होनी चाहिए शिपिंग क्या है और हर ट्रेडर को मालूम होनी चाहिए, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को मालूम होनी चाहिए। तो इसलिए जैसे आप फाइनेंस पढ़ा रहे हैं, जैसे आप अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट तैयार कर रहे हैं, तो अब अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को अब आबादी के तनासुब से निकालेंगे तो कितने निकल आएंगे, लेकिन वो आप पढ़ा रहे हैं, उसकी ज़रूरत है। और इसी तरह ये शिपिंग को आप ऐड करेंगे तो आपकी इसकी शिपिंग, हमारा ट्रेड भी बढ़ेगा और हमारा कारोबार बेहतर होगा और हम बेहतर टर्म्स पे काम कर सकेंगे। और ये जो अभी आपके मसाइल हैं, इसकी वजह से क्या आपको इंटरनेशनली शिपिंग में नुकसान होता है जब आपकी शिपमेंट यहाँ से होती है दूसरे ममालिक में जाती है, वो ओवरऑल आपको इन मसाइल की वजह से क्या नुकसान का सामना करना पड़ता है? मेनली तो हमें इम्पोर्ट के स्टेज पे नुकसान का सामना होता है, क्योंकि हमें ये मालूम ही नहीं होता कि हमारा किन टर्म्स पे कार्गो बुक हुआ है। अच्छा, अब हमें बताया कुछ जाता है सप्लायर की तरफ से, और जब यहाँ कार्गो आ जाता है तो हमें फ्रेट फॉरवर्डर की तरफ से या शिप एजेंट की तरफ से बताया जाता है कि नहीं जी, ऐसी टर्म्स नहीं है, आपने फ़लाँ जगह या फ़लाँ हेड में मज़ीद इतनी पेमेंट्स करनी है, जो कि हमने कैलकुलेट नहीं की होती और ज़ाहिर है वो ऑब्वियसली हमारा वो प्रॉफिट से कट होता है। तो जब हम शिपिंग हमने बाकायदा तौर पर पढ़ी होगी, हम टर्म्स को समझ सकेंगे और टर्म्स को नेगोशिएट कर सकेंगे, तो हमारे लिए कारोबार आसान हो जाएगा। तो इसीलिए जो इंपोर्टेड आइटम्स इस वक्त हमारे मुल्क में होते हैं, जो आम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो इसलिए चूँकि आप भी अवेयर नहीं होते उन टर्म्स एंड कंडीशन से, और जो दरमियान में जो मिड मैनेजर्स होते हैं जो उसको पूरा आप लोग के लिए जो पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं, वो फिर वो फ़ायदा उठा जाते हैं। अच्छा, देखिए, पता नहीं, ये तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी की वजह से महंगा हो रहा होता है। महंगा होने के तो बहुत सारे एलिमेंट है। सबसे पहले तो इस वक्त अगर आज की बात कर ले तो डॉलर, तो महंगा होने का एलिमेंट तो और भी हैं और फैक्टर्स और भी हैं, लेकिन ये भी वन ऑफ द फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से हमारी प्राइस बढ़ती है और हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है और उसके अलावा हैसल क्रिएट होती है। और जो शिपमेंट्स में डिले होता है, जाहिर है अब मुझसे कोई डिमांड कर लेगा एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए, तो मैं उससे जाहिर है फौरी तौर पर मेरे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। और जेब से तो आप नहीं भरेंगे, आप तो उसका इम्पैक्ट आगे वो पास ऑन भी होता है और उसमें डिले भी होता है, हैसल भी होती है। तो इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर हम इस सब्जेक्ट को इंडक्ट करें, तो हमारा बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारी तजावीज़ अभी गवर्नमेंट लेवल तक पहुंची हैं, नहीं पहुंची, ये गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है? पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट, फिर अब केयर टेकर गवर्नमेंट है, अभी एक और गवर्नमेंट फॉर्म होनी है और आनी है, तो ये बस हमारे यहाँ यही मसला है कि वो हमें तो ये पता नहीं चलता कि उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। बहरहाल मैंने तो ये इन राइटिंग भी सबमिट किया है और अब इसको जब नई गवर्नमेंट आएगी इंशाल्लाह ताला तो उसको दोबारा उसको फॉलोअप भी करेंगे और हमारे जो इदारे हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स और फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स, वहाँ से भी इसको फॉलोअप करवाएंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ बेहतरी होगी। और ये जो स्पेशल प्रोसेसिंग जोन बनाने का भी गवर्नमेंट सोच रही है, ऑलमोस्ट ये प्लान फाइनल हो चुका है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन कब शुरू होगा और ये फाइनलाइज कब होंगी चीज़ें, और इसके भी फ़वाइद क्या होंगे आप लोगों को और ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी? देखें, ओवरऑल तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक्सपोर्ट के लिए बेसिकली बढ़ाए जाते हैं। जैसे मेरा भी ताल्लुक कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से है, तो उसकी थीम ये है कि आप उसमें इंपोर्ट करें, कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में रॉ मटेरियल और सामान मंगाएं और उसको तैयार करके वो प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट टू अब्रॉड, ताकि फॉरेन एक्सचेंज मंगाया जाए। तो ये इस हद तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो कामयाब हो जाएं और नए जोन्स, बहरहाल अगर अच्छी बात है, अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं तो नए जोन्स होने चाहिए और इससे अट्रैक्शन होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक जो बुनियादी मुद्दा वो ये है कि इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स फ्री रखा जाता है कुछ एक मखसूस मियाद के लिए, मिसाल के तौर पे 10 साल, 5 साल, 8 साल, 12 साल, 20 साल।
जो हमारा कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है ये 20 साल की मियाद तक इसको टैक्स फ्री रखा गया। अब क्या होता है कि जब 20 साल वो टैक्स फ्री का पीरियड गुजर गया, उसके बाद भी कुछ प्लॉट्स या कुछ ज़मीन खाली है जो बिकने से रह गई है, तो जब आपकी एग्जेम्पशंस और इंसेंटिव्स ख़त्म हो जाते हैं 20 साल बाद, तो फिर उन प्लॉट्स पे दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है इन्वेस्टर की। तो मेरा मुतालबा क्या होता है कि जब आप जोन्स बनाएं तो उसको आप एक मखसूस मियाद के लिए ईयर से मुंसलिक ना करें, आप उसको एग्जेम्पशंस दें डेट ऑफ प्रोडक्शन से, डेट ऑफ इंसेप्शन से, कि जब से वो फैक्ट्री इंस्टॉल हुई उस दिन से 20 साल बाद तक या 8 साल जो भी एग्जेम्पशन है। तो उससे क्या होगा कि जितने भी प्लॉट्स आपके उस जोन में बाकी रहेंगे उनकी दिलचस्पी बरकरार रहेगी और वो इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्शन का बायस होंगे। अगर मिसाल के तौर पे जब मैं कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आया तो शायद 2 या 4 साल रह गए थे इंसेंटिव्स के, तो मैं जो पहले से लोग वहाँ मौजूद हैं उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता। तो अगर आप इसको इस तरह से रखें, जो अरबाब इख्तियार हैं वो रखें, जो हुकूमत बना रही है इसको जोन, वो इसको ये रखे कि उसको डेट ऑफ प्रोडक्शन से आप एग्जेम्पशंस दे दें, तो इसमें बहुत दिलचस्पी रहेगी और आखिरी प्लॉट तक इन्वेस्टर की दिलचस्पी का। सब ये जोन्स इस तरह फाइनलाइज करते हुए जब एक प्लान को हतमी शक्ल दी जाती है तो उससे पहले आप लोग को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, ये तजवीज़ पहले से आप लोगों से नहीं कलेक्ट की जाती ताकि फिर ये बाद में कोई शिकायत या एतराज़ बाकी ना रहे, अगर पहले अपना होमवर्क कंप्लीट। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, उनको चेंबर ऑफ कॉमर्स में भी आना चाहिए, FPCC में भी आना चाहिए और तजावीज़ लेनी चाहिए। अब मैं बहुत अरसे से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में हूँ और मैं मुख्तलिफ फोरा पे ये बताता हूँ कि ये चीज़ें जो ज़ाहिर है कि सबके फ़ायदे की बात है, मेरे तो अब उसमें मैं तो बहुत टाइम हो गया मुझे, लेकिन जो अभी हमारा कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में भी नया एक डेवलपमेंट होने जा रही है वो भी इंशाल्लाह जल्दी होगी वो भी। और जैसे आज आपने बताया कि नए जोन्स का भी इफ्तिताह होने जा रहा है, केयरटेकर मिनिस्टर ने बताया, तो जो भी नए जोन्स हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपके प्लॉट बिकने से रह जाते हैं तो उनकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। अगर इन्वेस्टर को ये मालूम होगा कि मैं जिस दिन से भी इस फैक्ट्री को इंस्टॉल करूँगा मेरे पास इंसेंटिव्स और एग्जेम्पशंस बाकी हैं उतने सालों के लिए, तो वो कभी प्लॉट खाली नहीं होगा। और आज़िज़, ये जो हमारी इस वक्त ये इस तरह के जोन जो हैं, क्या ये डायरेक्टली हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाने में फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं? जो कि हम अभी जो अपनी एक्सपोर्ट देख रहे हैं वो 27-28 बिलियन डॉलर्स के अराउंड ही वो फंस कर रह जाती है, वो ये 35-40 या इससे ऊपर ये क्यों नहीं निकल पा रही है? जिस तरह दूसरे रीजनल कंट्रीज इस वक्त आगे निकल। बात ये है कि देखें फिर वही बात आ जाती है कि बहुत सारे एलिमेंट्स और बहुत सारे फैक्टर्स हैं और ऑब्वियसली ये जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं या कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी अब बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ये एडअप कर रहा है उनमें जो हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इसका भी एडिशन होता है, ये भी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन देखिए पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट्स ना बढ़ रही हैं या उस हद तक जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हद तक नहीं बढ़ रही, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स और एलिमेंट्स हैं। उसमें बिजली है, गैस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब किसी इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कें टूटी हुई हैं और जो कंटेनर फैक्ट्री से पोर्ट पे 40 मिनट में पहुंचना है और वो आपका कंटेनर 2 घंटे और 40 मिनट में पहुंचेगा, तो अब इसमें किसी इंडस्ट्रियल जोन का, अथॉरिटी का या उसका कसूर नहीं है। इससे कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, डिले भी होता है, डैमेज भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखें आप इसको पहले गैस का भी आपने देखा कि कितना बड़ा मामला हुआ और कराची के सारे यूनिट्स भी बंद रहे। गैस है, बिजली है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब बेहतर करना पड़ेगा। यूनिट्स बंद हुए लेकिन उसका कोई वे आउट अभी तक नहीं निकला। एक दिन की स्ट्राइक हो गई, वो शायद अगले हफ्ते एक बार और हो जाएगी, वो उनका अपना नुकसान होता रहेगा, पाकिस्तान का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन उस बारे में कोई सोच नहीं रहा, कोई डायलॉग नहीं हो रहा। बात ये है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसको जो नुकसान में काम कर रहा है या जिसका काम रुक रहा है, तो वो कौन अपनी फैक्ट्री बंद करना चाहता है, कौन अपना कारोबार, कौन अपनी दुकान बंद करना चाहता है? जब बिल्कुल बात मामला आखिरी हद तक आ जाता है तो फिर वो अरबाब इख्तियार की तवज्जो हासिल करने के लिए काम करते हैं। किसने अपनी शौक़ से अपनी फैक्ट्री बंद की? तो ये तो अब हुकूमत को सोचना चाहिए कि इस नहज पे आ गए मामलात के उनको इतने बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, आप देखें पूरे कराची में यूनिट्स बंद रहे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि फ़ौरी तौर पे इस पर अमल दरामद करें जो भी उनके मुतालबात हैं, और अगर आप सारे मुतालबात नहीं मान सकते एटलीस्ट इतना तो करें कि वाइबिलिटी तो बरकरार रहे, काम तो कर सकें। और आप चूँकि ज़ाहिर ग्राउंड रियलिटीज़ से वाकिफ़ आसिफ साहब, तो ये जो हमारा इस वक्त इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बिल का डिफरेंस है ये इस वक्त कितना है? हम आम तौर पर देखते हैं हर थोड़े दिन में कुछ इम्पोर्टेड आइटम्स को बंद कर दिया जाता है, वो कुछ टाइम के लिए फिर उनको खोल दिया जाता है। ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तान चूँकि ऑयल इम्पोर्ट करता है तो वो एक ह्यूज गैप है, लेकिन जो बाकी नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं या जो दूसरी अशिया जो कि ज़रूरी हैं उनको क्या फिर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए या उनका क्या फार्मूला है, क्राइटेरिया होना चाहिए? देखें बात यह है कि आपने जैसे कहा कि हमारा जो पेट्रोलियम है या लुब्रिकेटिंग ऑयल है या एडिबल ऑयल है, सारा बिल इसी का होता है
और वो हमारी मजबूरी है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन जो कुछ हम सेव कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और ये जो डॉलर आप खर्च करके चॉकलेट्स मंगा रहे हैं, टॉफ़ीज़ मंगा रहे हैं, केक मंगा रहे हैं, ये डॉलर भी आपके नहीं है, ये भी डॉलर भी आपने बोरो किए हुए हैं और बड़ी हार्ड टर्म्स पे आपने बोरो किए हुए हैं, और जिसकी वजह से सारा इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो बंद करना, देखें, बंद इसलिए नहीं कर सकते कि अगर हम किसी की आइटम को इंपोर्ट बंद, वो हमारे वहाँ से आइटम में, तो अब आप जो नए वर्ल्ड ऑर्डर हैं तो इसमें इस तरह से नहीं हो सकता कि हम बंद कर दें, लेकिन एटलीस्ट हम उसको कम कर सकते हैं और उसका ऑल्टरनेट यहाँ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो इम्पोर्टर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए कि मैं अगर ये आइटम इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं कोई और आइटम इंपोर्ट कर लूँ। जाहिर है किसी ने अपना कारोबार बंद नहीं करना, और ना मैं कभी ये कहता हूँ कि कोई अपना कारोबार बंद करे या कोई इदारे बंद होने से अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाए, मैं कभी भी इसके हक में नहीं होता। लेकिन जो गैर ज़रूरी चीज़ें, जैसे आपने लफ्ज़ किया कि नॉन एसेंशियल, तो ये नॉन एसेंशियल आइटम तो कम से कम इंपोर्ट ना करें, दूसरी चीज़ें इंपोर्ट कर लें। अगर उसने अपना कारोबार करना है वो करे। तो ये और क्या किसी और करेंसी में ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होना मुमकिन है और उससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि आप जैसा भी आपने कहा कि डॉलर तो हम ऑलरेडी बोरो कर रहे हैं IMF से, तो क्या किसी और कंट्री की कोई और ऐसी, हम कोई चाइनीज़ करेंसी में या अपनी पाकिस्तानी करेंसी में क्या ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट? देखिए, ये इसकी भी ज़ाहिर है, आपने भी सुना है कि इस पर भी बहुत बातचीत हो रही है, उस पर डिस्कशन भी हो रहा है, लेकिन अभी फौरी तौर पर तो ऐसा होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी तो हम इसी में कर रहे हैं, डॉलर में ही कर रहे हैं, और अभी कुछ साल हमें इसी में करना भी पड़ेगा। तो जितना हो सकता है हमें इसको बचाना चाहिए अपने फॉरेन एक्सचेंज को, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल टर्म्स पे हमें पैसे मिले हुए हैं और इसकी बहुत कीमत हमें अदा करनी पड़ती है। तो नॉन एसेंशियल आइटम्स जो हैं, आप जिससे हमारे आम आदमी पे कोई असर भी नहीं होता, उसका कोई नुकसान भी नहीं, उसकी कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप चॉकलेट इंपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। केक इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो इंपोर्टर कोई और चीज़ इंपोर्ट कर सकता है। क्योंकि देखें, इंपोर्ट्स को बंद करने से ऐसा मामला इसलिए हल नहीं हो सकता कि इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है आपकी। 40% तो उसमें रॉ मटेरियल आ रहा होता है जो आपने एक्सपोर्ट करना है, तो वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल मंगा के आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। फिर जो इंपोर्ट्स आ रही हैं उससे आपको सारे रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हम पाकिस्तान में कि हम इंपोर्ट्स को बंद कर दें, तो सारे रेवेन्यूज रुक जाएंगे। और जितने हमारे इंपोर्टेड आइटम्स हैं, क्या हम ये कर सकते हैं किसी पॉइंट पर जाकर के जो क्वालिटी है पाकिस्तानी आइटम्स की, अगर हम उनको मैच करने की कोशिश करें तो शायद हमें फिर ये इंपोर्टेड आइटम्स इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े? देखें, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। अभी फ़िलहाल हम क्वालिटी पे तो नहीं जा रहे। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इनके बगैर गुजारा हो सकता है, इसको अवॉइड करना चाहिए, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसका ऑल्टरनेट बना लें आप। तो हम तो उस पर भी कुछ काम नहीं कर रहे। और अब चूंकि ये SIFC अभी फॉर्म हुई पिछले कुछ दिनों में, हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान आ रही है, शुरू हो चुकी है। इस प्लेटफॉर्म के बनने के बाद ये जितनी आपकी उम्मीदें, तजावीज़ हैं, ये अब आपको काबिल अमल या आगे मुस्तकबिल में इन पर इम्प्लीमेंट होता नज़र आ रहा है? एक चेंज आपको पाकिस्तान की इकॉनमी में SIFC के बाद नज़र आया? देखें, मैं ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी कैंपेन्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स आते रहे हैं। ज़ाहिर है माशाल्लाह पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए। तो और जैसे मैंने अभी कहा, मैं रिपीट करता हूँ कि मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, तो हमेशा मैं उम्मीद करता हूँ कि अब शायद बेहतरी होगी। लेकिन आप देखें, जैसे प्रोग्राम के शुरू में भी आप स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे थे कि वो हाई टाइम जा रहा है और नए रिकॉर्ड एवरी डे स्टॉक एक्सचेंज मेकिंग अ न्यू रिकॉर्ड। तो उसका आप देखें कहीं और इकॉनमी पे इम्पैक्ट नज़र आ रहा है आपको। आपसे सारे मुल्क को छोड़ देंगे, कराची की भी ले लें, तो कराची में कोई आपको ट्रेड इतना बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? फिलहाल तो नहीं आ रहा ज़ाहिर है। तो इसके पीछे भी क्या साइंस है, ये वो जो लोग कर रहे हैं उनको वो बेहतर जानते होंगे। एक आम आदमी जैसे मैं हूँ, हम तो ये कहते हैं कि भाई आम आदमी की ज़िंदगी पे तो कोई असर नहीं है। और स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो रोज़ ऐसा लगता है कि वो, लेकिन स्टॉक से मुतालिक जो हज़ारों लोग हैं, ज़ाहिर वहाँ भी हज़ारों लोग काम कर रहे हैं और तकरीबन तमाम ही सेक्टर्स वहाँ बेहतर जा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो शायद ये वो वक्त हो कि इस वक्त आप इन्वेस्ट करें और फिर 3-4 लेकिन ऐसा देखिए, ऐसा तो है नहीं कि ये पहली दफ़ा स्टॉक एक्सचेंज काम करो, बहुत अच्छी बात है। और जिस सेक्टर में भी काम हो रहा है अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन मैं एक जनरल बात ये कर रहा हूँ कि एक साइड पे तो वो बहुत तरक्की दिखाई दे रही है हमें कि बहुत हाई राइज हो रहा है वो, लेकिन बाकी किसी जगह पे भी किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये वो मार्केट में कोई आपको ऐसी बेहतरी नज़र नहीं आ रही। तो अल्लाह करेगा उसका इम्पैक्ट, जैसे आप कह रहे हैं कि सब कनेक्टेड हैं, तो वो डाउन द लाइन वो इम्पैक्ट भी आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज ही नज़र आ रहा है, वो बहुत तरक्की कर रहा है। यानी एक्सपोर्ट की हद तक अगर आप बात करें तो आपको ये नहीं लग रहा कि अभी आने वाले 2-3 सालों में पाकिस्तान कोई 30 बिलियन या 32 बिलियन तक भी पहुँच सकता है? बड़ा माइनर सा मुझे एक्सपोर्ट बढ़ेगी हमारी, और एक्सपोर्ट बढ़ेगी। टेक्सटाइल में काफ़ी काम हो रहा है और इस वक्त जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उनके भी फोकस है इसके ऊपर। लेकिन देखिए, बीच में हर्डल्स इसी तरह के आ जाते हैं कि अब आपने गैस, अब पाकिस्तान कराची के जितने जोन हैं वो सारे बंद हो गए,
तो हर्डल्स अगर ना आए और वो स्मूथ सेलिंग हो तो बिल्कुल बढ़ सकती। लेकिन आसिफ साहब, ये हर्डल्स कैसे नहीं आएंगे? अभी हम IMF की दूसरी इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे हैं, अभी ये प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ और ऑलरेडी हम एक और प्रोग्राम में अप्लाई करने का कल निगरान हुकूमत ने सोचा है, फैसला किया है। अब हम दूसरे प्रोग्राम में अप्लाई कर देंगे, उसकी नई शराइत आ जाएंगी, तो नए सिरे से हमें टैक्सेस और कीमतें फिर बढ़ानी। बस अब आपको इसी के अंदर रह के विद इन मीन्स आपको करना होगा, क्योंकि उनकी शराइत हैं बहुत सख्त, बड़ी कड़ी शराइत पे हमें कर्जा मिलेगा और जो कर्जा मिला है वो भी बड़ी कड़ी शराइत है। तो उसके दरमियान रहते हुए हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल इससे बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल है। सही, यानी एक ब्रीफ कमेंट आखिर में कि ये अगले 6 से 8 माह या 1 साल का अरसा पाकिस्तान के लिए ओवरऑल इकॉनमी का आप चैलेंज भरा देख रहे हैं या बेहतर होता कुछ देख रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है, मेरी ज़ाती राय है कि अभी हमें कुछ चैलेंजेस फेस करने होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, ऑप्टिमिस्टिक भी हैं, लेकिन अगले 6 से 8 माह कह रहे हैं कि थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम स्टोरीज़ और मौज़ूआत पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और लाहौर से बड़ी अहम खबर है, जहां निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सरमायाकारों को सहूलत के लिए लाहौर में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। अब निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया है कि कारोबार के फ़रोग़ के लिए सेंटर से 20 सूबाई और वफाकी महकमों के 106 NOCs सिर्फ 15 रोज़ में जारी हो सकेंगे और इससे जो बैरूनी सरमायाकार हैं उनको बड़ी आसानी हो सकेगी, उनको बड़ी आसानी के साथ ये NOCs मिल सकेंगे और अगले 15 रोज़ में बड़े हंगामी बुनियादों पर यह काम होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा NOCs को दिया जा सके। लाहौर में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का आगाज़ किया गया है और ये बर्क रफ्तार 1 विंडो ऑपरेशन होगा, जिससे अगले सिर्फ 15 रोज़ में 20 सूबाई और वफाकी महकमों के 106 NOCs जारी हो सकेंगे। इसी पर गुफ्तगू करते हैं काशिफ अनवर साहब, सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे। तो निगरान हुकूमत का काशिफ साहब ये कितना अहम फैसला है और ज़ाहिर इस पर अमल दरामद भी फौरी तौर पर हुआ और अगले 15 रोज़ अब कितने इंपॉर्टेंट हैं? जो NOCs 106 रोज़ में जारी हो जाएंगे, इनकी कितनी अहमियत है और इससे कितना फ़ायदा होगा? पहली बात तो ये है कि बहुत ये जो निगरान हुकूमत ने ये लिया है, ये चैम्बर्स के ही कहने पे लिया है कि अगर हम अपनी जो इंडस्ट्री है एग्जिस्टिंग या आने वाली इंडस्ट्री, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगे और जो लोकल इंडस्ट्री है उसे फैसिलिटेशन दी जाए, तो जो उनके इश्यूज़ हैं वो तो डिपार्टमेंट्स में ही रहते हैं। हम तो अगर बिजली का कनेक्शन लेने के लिए चले जाएँ तो ट्रांसफार्मर ही नहीं लगता, बाकी टैक्स के मसाइल, बाकी इतने डिपार्टमेंट्स हैं। तो उसको फिर नज़र में रख कर हम 6 चैम्बर्स ने जो प्रपोजल दिया और वी आर वेरी ग्रेटफुल टू तनवीर साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की, उन्होंने फिर बिल्कुल इस पे जल्दी से इस पे काम किया और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि एक ऐसा लाएअमल बनाया जाए। और मैं ये बात यहाँ बताता चलूँ कि ऑलरेडी फिडमिक और पिडमिक ये सर्विसेज अपनी अपनी जगहों पर दे रहे थे, तो हमने उन्हें यही कहा कि जो सर्विसेज सिर्फ फिडमिक और पिडमिक अपने अपने डिपार्टमेंट्स या अपने अपने एरियाज में दे रहे हैं तो उसको आप ओवरऑल सबके लिए कर दें। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतरी होगी। और उन्होंने ये कहा कि जो भी इन्वेस्टर जाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट जाएगा, अगर उसको कुछ इश्यूज हैं तो अगले 15 रोज के अंदर जब से वो अपनी कंप्लेंट लॉन्च करेगा या अपनी वो रिक्वेस्ट लॉन्च करेगा तो 15 दिन के अंदर उसको मिल जानी चाहिए रजिस्ट्रेशन, उसके NOCs मिल जाने चाहिए। तो इससे बेहतर मैं नहीं समझता कि कोई काम हो सकता है। अगर आपका एक 1 स्टॉप फैसिलिटेशन सेंटर के नीचे अगर आपको 20 महकमे मिल जाए और 120 अगर आपके NOCs वहां पर क्लियर हो जाएं तो आने वाले वक्त में लोकल इंडस्ट्री के लिए, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आते थे उनका भी यही कंसर्न था और इसीलिए हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी कि आपको बहुत से डिपार्टमेंट्स, बहुत से इश्यूज, बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगी और फैसिलिटेशन भी बेहतर होगी। तो काशिफ साहब, ये लाहौर की हद तक तो चले मामला हो गया, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरावाला, रावलपिंडी, मुल्तान, यहाँ पर भी अगले 30 रोज में आपको उम्मीद है कि फैसिलिटेशन सेंटर्स फाल हो जाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे? देखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से पहले लाहौराइट्स को और जो लाहौर के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें तो ये कहना चाहूँगा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस फैसिलिटेशन सेंटर को विजिट करें
आपको पता चलना चाहिए कि वहां पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आपके लिए क्या फैसिलिटीज की हैं और अगले साल जो आपको एनओसीज मिलने हैं, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन होनी है तो उसमें आपको क्या आसानी मिलेगी। और जहां तक आपका ये सवाल है कि अगले जो 5 सिटीज हैं उसमें ये फैसिलिटेशन सेंटर्स बनने हैं, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने तो उस दिन यही कहा, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह लाहौर में ये फैसिलिटेशन सेंटर बनाए, चूंकि अब एक बेस बन गई है और उन्हें पता है कि ये कैसे बनना है, तो अल्टीमेटली अगले जो 5 शहर हैं उनमें भी ये बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स इंशाल्लाह बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और काजी, तो अब ये भी बताएगा कि ये इन फैसिलिटेशन सेंटर्स के फाल होने के बाद जो पहले काम हो रहा था और इसके बाद जो काम होगा उसकी स्पीड में कितना फ़र्क होगा, ओवरऑल मयार में कितना फ़र्क होगा, लोगों को आसानियाँ क्या क्या इससे मैसर आ सकेंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम बार बार जो बात करते हैं कि हमारे तक असेस नहीं है, हमें ये पता ही नहीं किन डिपार्टमेंट्स में जाना है। अगर 20 महकमे वहाँ पर हैं तो उन्होंने बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी, सिर्फ 20 डिपार्टमेंट्स का ही आपका वहाँ इंटीग्रेशन नहीं होगा, वहाँ बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी आपका अल्टीमेटली वो मिलवाएंगे। अगर हम उनसे पूछेंगे कि ये हमने नेक्स्ट स्टेप में किस डिपार्टमेंट के पास जाना है, तो जहां तक काम की बात है, जहां पर आपको 20 दफातर में जाना है और अगर आप एक दफ्तर में जाकर उन 20 डिपार्टमेंट का काम कर लेंगे और अल्टीमेटली वो जो एनओसीज भी हैं वो भी सिर्फ 100, अगर हम कह रहे हैं कि 120 इनिशियली एनओसीज हैं, ये अभी हम जो बात कर रहे हैं और जो चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा, ये इनिशियल है। इनिशियली 20 डिपार्टमेंट्स जो मिलाए हैं और इनिशियली 120 एनओसीज की जो बात हो रही है, तो वक्त के साथ साथ अभी तो प्रॉब्लम्स आने हैं और हमें इस बात को ये समझना चाहिए कि अभी स्टार्ट है, अभी प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन हमें इस इनिशिएटिव की अप्रिसिएशन करनी चाहिए और हमें ये भी दुआ करनी चाहिए कि ये जो बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर है ये चलता रहे और आवाम इससे फायदा उठाता रहे। और काशिद साहब, जो ओवरसीज के इन्वेस्टर्स हैं या जो दूसरे रीजनल कंट्रीज जो पाकिस्तान के करीबी ममालिक हैं उसके जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको स्पेशली फैसिलिटेट किया जाएगा, उनको इसमें उन पर खास फोकस रखा जाएगा कि उनके लिए सहूलियात पैदा की जा सकें, उनके लिए इसमें क्या स्पेशल हो सकता है? देखिए, अल्टीमेटली जो भी इन्वेस्टर है, अगर वो आपका लोकल है या आपका वो फॉरेन इन्वेस्टर है, उसको 1 पेज के ऊपर तमाम फैसिलिटीज चाहिए। और हम जो बार बार बात करते हैं कि आपका फॉरेन इन्वेस्टर तब तक नहीं आएगा जब तक आप लोकल इन्वेस्टर को आप महफूज नहीं करेंगे, जब तक आपके लोकल इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर और जब तक आप उसके लोकल कैपिटल को नहीं रोकेंगे तब तक आपका फॉरेन और एफडीआई आपके मुल्क के अंदर नहीं आएगा। तो देखिए, आपके इमेज बिल्डिंग के लिए और आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जब आपका लोकल इन्वेस्टर यहाँ सेटिस्फाई होगा कि उसके प्रॉब्लम्स एक पेज पे रिजॉल्व हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर होगा, और जब आपका फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत से चाइनीज इस मुल्क के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर रहे हैं, उन्होंने इंडस्ट्रीज लगा रखी हैं। अब अगर उनको जो प्रॉब्लम्स आए और अब अगली अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी और को वो कहेंगे कि इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो उन्हें जब यहाँ फैसिलिटेशन मिलेगी तो आपका इमेज बहुत अच्छा जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अल्टीमेटली ना सिर्फ हमारा लोकल इन्वेस्टर इससे फैसिलिटेट होगा, आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर है, चाहे वो पाकिस्तानीज हैं या वो किसी और नेशनैलिटी के हैं, अगर वो आपके मुल्क की, फिर बात ये है कि इस फैसिलिटेशन सेंटर के बनने से सिर्फ आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ जाएगी, हमें और अपनी पॉलिसीज को चेंज करना है। अगर आप उसको बाकी अपनी तमाम चीज़ों को दुरुस्त करेंगे, अगर आप एनवायरनमेंट ऐसा देंगे यहाँ पर कि आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, तो इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन अगेन इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। और काशिद साहब, चूंकि ये केयर टेकर गवर्नमेंट के दौर में उठाया गया स्टेप है, तो ये कोई शॉर्ट टर्म प्लान के तहत तो नहीं लिया गया, यानी इसकी कोई मखसूस या मुकर्ररा मुद्दत तो नहीं है, ये सेंटर्स कायम हो गए और अब ये काम करते रहेंगे, चाहे आगे इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, फिर चाहे उसका टेन्योर खत्म हो जाए, नई हुकूमतें आती रहें, ये सेंटर्स काम करते रहेंगे? देखें, मैंने बिल्कुल अभी कुछ लम्हा पहले ये कहा कि ये सेंटर्स कायम रहें, क्योंकि अल्टीमेटली इस पे कॉस्ट है, यहाँ पर स्टाफ है, रेंट पे बिल्डिंग्स ली गई होंगी, यहाँ पर और आपका कैपिटल है जिस पे आपकी कॉस्ट लगी होगी, अगले 5 शहरों में भी अगर हम ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो उसकी भी कॉस्ट होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको, जो मैंने ये कहा कि जो लाहौर के बिजनेस कम्युनिटी है वो इसको ज़रूर विजिट करें, इसको जाकर देखें कि ये कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। हम लाहौर चैम्बर की भी जिम्मेदारी है, हम भी इस पे काम कर रहे हैं कि हम अपने मेंबर्स को बताएं, अवेयरनेस दें कि बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर
कायम हो गया है, जब अल्टीमेटली आपकी पब्लिक यहाँ पर जाएगी, उनके मसाइल हल होंगे, उनको फैसिलिटेशन मिलेगी, तो जो आने वाली गवर्नमेंट्स भी होंगी उनके लिए ये मुश्किल हो जाएगा इसको खत्म करना। और जो ये इनिशिएटिव है केयर टेकर गवर्नमेंट का, ये कंटिन्यू रहेगा, और बल्कि ऐसे इनिशिएटिव्स तो कंटिन्यू रहने चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये बनाया या ये आपकी दूसरी गवर्नमेंट थी उसने बनाया। ये तो इंडस्ट्री के लिए है, आपकी इकोनॉमी के लिए है, ऐसे स्टेप्स को रोल बैक नहीं होना चाहिए। सही। और काशिफ साहब, चूंकि आप लोगों की कोशिश से गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया और अब बहरहाल ये अब अपनी एक फाइनल शेप में भी आ चुका है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस तो आपने अभी बयान कर दिया। अब ये मजीद अगर इंडस्ट्री को ग्रो करना है या स्टेबल करना है तो उसके लिए क्या क्या तजावीज़ आपने गवर्नमेंट के सामने रखी हैं? चूँकि केयर टेकर गवर्नमेंट के पास बड़ा शॉर्ट टाइम है, उसके बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी है, तो कुछ ऐसी 2-3 तजावीज़ हैं कि जिससे फिर ओवरऑल इंडस्ट्री को फ़ायदा हो सके? देखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके चार्टर ऑफ इकोनॉमी का साइन करना बहुत ज़रूरी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे बैठना बहुत ज़रूरी है कि जौन सी गवर्नमेंट आए, अगर किसी की नहीं भी आती तो उस गवर्नमेंट को काम करने देंगे। कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ बहुत ज़रूरी है। और इतने बड़े मार्कअप के साथ, 22% के साथ, 45% इन्फ्लेशन के साथ, 22% सेल्स टैक्स के साथ इंडस्ट्री नहीं चल सकती। और आज भी आपकी एलसीज नहीं खुल रही। बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके आज भी पोर्ट के ऊपर कंटेनर्स रुके हैं और उन्हें डैमेजेस और डिटेंशंस का सामना है। तो देखें, हमें अपने सिस्टम्स को करेक्ट करना है। और आपकी इंडस्ट्री तब तक नहीं चल सकती जब तक आप ऑल्टरनेट मीन्स की तरफ नहीं जाएंगे। हमें डैम्स की तरफ जाना है, हमें वाटर रिजर्वॉयर्स की तरफ जाना है। अगर हम इंपोर्टेड फ्यूल के साथ ही अपनी बिजली बनाते रहेंगे और हम इतनी बड़ी डिवेल्युएशन कर देंगे और उसके बाद भी हम ये कहेंगे कि हमारी एक्सपोर्ट्स चलें, हमारी इंडस्ट्री चलें, तो नहीं चल सकेंगी। अगर आप अपने किसी भी इंडस्ट्री का कंपैरिजन करवा लें कि उनके जनवरी में क्या कॉस्ट थी और उनके आज दिसंबर में क्या कॉस्ट हैं, तो जितनी भी कॉस्ट थी, चाहे वो आप ईओबीआई ले लें, सोशल सिक्योरिटी ले लें, आप इन्फ्लेशन ले लें, आप सेल्स टैक्स के रेट्स ले लें, हत्ता कि आप मिनिमम वेज को ले लें, आप उसके ऊपर वर्कर्स वेलफेयर को ले लें, किसी भी टैक्स को ले लें, वो तमाम चीजें बढ़ गई हैं। तो मैं समझता हूं कि लेकिन फिर बीइंग द पाकिस्तानी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने इस मुल्क में काम करना है और हमारे रुपए का मुस्तहकम होना बहुत ज़रूरी है। आपके जो सही। अच्छा काशिफ साहब, ये जितनी तजावीज़ आपने दी इसमें से ज़्यादातर का ताल्लुक तो फिर फेडरल गवर्नमेंट से है। अभी हमने देखा कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी इंटेंशन भी नज़र आई, फैसिलिटेशन सेंटर उसने कायम किया। तो ये फेडरल गवर्नमेंट तक आप लोगों की ये तजावीज़ पहुँची हैं और उनकी इंटेंशन आपको इसी तरह नज़र आ रही है जैसे इस वक्त ये केयर टेकर गवर्नमेंट पंजाब की है? अल्टीमेटली जब तक आपके फेडरल गवर्नमेंट में चेंजेस नहीं होते तब तक वो नीचे आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट में नहीं आते, क्योंकि एफबीआर का ताल्लुक तो आपका अल्टीमेटली हमारा फेडरेशन के साथ है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। मैं तो हर प्लेटफॉर्म पे ये बार बार कह रहा हूँ कि जो इस वक्त इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट के डिफरेंस को कंट्रोल किया गया, ये क्रेडिट गोज टू द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। और हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो रुपए और डॉलर की पैरिटी है उसको 240 और 250 पे आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका रुपया स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन कम नहीं होगी, आप अपनी महंगाई को काबू में नहीं कर सकते। अब देखें, बिजली की प्राइसेस, हम जब तक इनपुट कॉस्ट को कम नहीं करेंगे, और ये तमाम इश्यूज, तमाम रिजर्वेशंस हमने बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट को भी पहुंचाई हैं और हम तो हर प्लेटफॉर्म पे ये बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो इश्यूज ही हैं, कंसर्न्स ही हैं कि जब तक इन कंसर्न्स को आप नहीं कम करेंगे, हमारी इनपुट कॉस्ट को कम नहीं करेंगे, तब तक इंडस्ट्री नहीं चल सकती। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये गवर्नमेंट, चाहे फेडरल में केयर टेकर गवर्नमेंट है, हम वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड कि कौन कहां पर है, पर हम इस बात में बहुत इंटरेस्टेड हैं कि आपके मुल्क की इकोनॉमी चलनी चाहिए। आप अपने मुल्क बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर साहब, सदर लाहौर चेयरमैन इंडस्ट्री के हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अहम और कीमती तजावीज़ भी उन्होंने पेश की। आगे बढ़ते हुए अब आपको ये बताते हैं कि एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में पायदार तरक्की के लिए 65 करोड़ 90 लाख डॉलर मंजूर कर लिए हैं। एडीबी के मुताबिक ये मंजूर करदा रकम में से 65 करोड़ 52 लाख डॉलर कर्ज, जबकि 38 लाख डॉलर की रकम ग्रांट है। ये रकम अंदरूनी वसाइल से फ़ायदा हासिल करने समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में बेहतरी के लिए खर्च की जाएगी। कहाँ कहाँ ये खर्च होगी, एक रिपोर्ट देखिए, फिर वापस आएंगे। उमर हयात खान, बोल न्यूज़ के रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद डिटेल्स देंगे। पहले रिपोर्ट। 65 करोड़ 90 लाख डॉलर की रकम अब पाकिस्तान को मिलनी है और इससे जो पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ थी उससे रिकवर होने में भी खासी मदद मिल सकेगी। उमर हयात खान, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। तो उमर, बताइएगा ये रकम कब तक मौसूल हो जाएगी और फिर जिन सेक्टर्स के में काम करने के लिए ये रकम ली गई है इसको वहीं
वहीं पर इस्तेमाल होना है? कौन कौन से सेक्टर्स को इससे फ़ायदा हो सकेगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब। ये सबसे पहले जो है यही है कि ये जो मंजूर की गई है रकम, ये एक दिन के अंदर जो है वो स्टेट बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन ये जो रकम, जो कर्ज की रकम है या प्रोजेक्ट्स लोन्स होते हैं, ये प्रोजेक्ट्स लोन जो हैं ये बाकायदा तौर पर जो है किस्तों में इसका इजरा किया जाता है और जितना खर्च होता है उस खर्च के मुताबिक जो है वो एशियाई तरक्याती बैंक जो है इन प्रोजेक्ट्स के लोन्स को जो है वो उसी तरह जारी करती है और फिर उन पर जो है वो अपना एक उनकी मॉनिटरिंग भी की जाती है कि पैसे किस तरह खर्च किए जा रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स पे फिर बातचीत, यानी वर्ल्ड बैंक या एशियाई तरक्याती बैंक के जो प्रोजेक्ट लोन होते हैं उनमें बाकायदा तौर पर ये यकमुश्त अदायगी नहीं होती और ये किस्तों में इसकी अदायगी की जाती है। और फिर इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान के अंदर क्योंकि एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से सैलाब से मुतासर इलाकों के लिए 1.5 अरब डॉलर की रकम जो है वो मुख्तस की गई थी और उसमें से तकरीबन ये अब पाकिस्तान को 65 करोड़ 90 लाख डॉलर जो है वो मौसूल हो चुके हैं। और इसी तरह अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो सैलाबज़दा इलाके हैं, ख़ास तौर पर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं, जहाँ पे ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का। ठीक है, चलें, ये रकम एक दिन के अंदर अंदर आ जाती है, मरहलावार आएगी और उस पर मॉनिटरिंग भी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया उमर खान अपडेट करने के लिए। खुरम शहजाद साहब हमारे माशियात में ज्वाइन कर चुके हैं, ज़रा उनसे भी इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। तो खुरम साहब, आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी कोई कुदरती आफत आती है तो उसकी रिकवरी के लिए भी हमें इस तरह के कर्ज़ की ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इस वक्त ये इस तरह के जो छोटे कर्ज़ हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं और जब ये रकम कल या चंद दिनों में जब पाकिस्तान को मिल जाएगी तो उससे क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं पाकिस्तान को, ख़ासतौर पर जो मखसूस प्रोजेक्ट्स हैं इनमें? जी देखिए, सबसे पहली बात ये कि इस तरह की जो प्रोग्राम लैंडिंग है ये चलती रही है और इसमें मेरा तो पहला सवाल ये है कि इस तरह की प्रोग्राम लैंडिंग में इसके अकाउंटेबिलिटी क्या है, इसमें जो है कौन से प्रोजेक्ट्स हैं ये देखना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ तो खैर एक तरफ करते हैं, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईडीबी, ये सारे जो है आपको तरक्याती फंड देते रहते हैं। वो $600 मिलियन होते हैं, कभी $500 मिलियन होते हैं, कभी बिलियंस में होते हैं। बट उसमें सवाल ये बनता है कि ये प्रोजेक्ट्स कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। अभी तक फूड सिक्योरिटी तो हमें इंश्योर की नहीं गई इस तरह से। आप एजुकेशन देख लें, आप हेल्थ का सेक्टर देख लें, कितना सफ़र कर रहा है। हेल्थ की जो है वो सूरत हाल ऐसी है कि ना होने के बराबर है प्रोविंशियल लेवल पे या इवन लोकल लेवल पे। और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स वैसे नहीं है और डिवोल्यूशन वैसा नहीं हुआ जो कि इन फंड्स को जो सही तरीके से एक आम आदमी तक पहुँचा के उनके फायदे की बात कर सके। तो मेरे ख्याल में सवाल ये है कि ये कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और इनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है, कौन इनको देखता है, कौन ये बताता है कि जी फूड से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट्स हैं और इनका ये आउटकम है और इनसे ये आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आई है। आप तो देखते आए कि आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी थोड़ी आई है। एक्सेसिव गवर्नमेंट देख लें, आपने बिलियंस ऑफ डॉलर दिए और आखिर में क्या होता है, एंड ऑफ द डे ये सारा जो प्रोग्राम लैंडिंग होती है ये आपके कर्जों में चेंज हो जाती है और वो कर्जे चढ़ जाते हैं। ये तो एक इसकी लंबी लिस्ट है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होना है। उनमें से जरा 2 प्रोजेक्ट्स मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि ये $30 करोड़ कर्ज इस्लाहात और टैक्स इंतजामी मामलात के लिए इसमें मंजूर किए गए हैं। अब ये कर्ज इस्लाहात कैसे लाई जाएंगी, ये होता क्या है, ये टैक्स इंतजामी मामलात में कहाँ पैसा खर्च होगा, और फिर $30 लाख की ग्रांट ख़वातीन काश्तकारों की तरक्की के लिए मंजूर की गई है। तो ख़वातीन काश्तकारों की कहीं हम ग्रोथ होते देखते हैं, कहीं उनके कारोबार को हम पनपते हुए अपने वो बज़ाहिर तो हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, आप खुद भी यही एग्जैक्टली पॉइंट आउट कर रहे हैं ना कि बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो मेरा सवाल यही है कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, कहाँ आपकी टैक्स इस्लाहात हुई हैं पिछले कई सालों से। आपके यहाँ तो टैक्स की इस्लाहात हुई नहीं है, तभी तो आपके यहाँ टैक्स बर्डन सबसे ज्यादा है इस रीजन में। और मज़ाक़ ख़ैर बात यह है कि टैक्स टू जीडीपी आपका पूरी दुनिया में कम तरीन में से है और आपके यहाँ टैक्स का बर्डन सबसे ज्यादा है इस पूरे रीजन में। आपके यहाँ टैक्स जो है वो 70-70% तक पहुंच रहा है इस वक्त। एक कंप्लीट जो अगर आप कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर देखें, एक आम आदमी पे सैलरी क्लास पे टैक्स देखें कहाँ जा रही है शरह उसकी। तो मेरे कहने का मतलब ये कि टैक्स इस्लाहात का क्या मतलब है। क्या हम टैक्स पॉलिसी बेहतर की है हमने आज तक? क्या टैक्सेस में कमी हुई है? क्या एक आम आदमी को टैक्सेस, एक आम बिजनेस को, छोटे बिजनेस को टैक्स की मुराद मिली है? क्या उसमें कोई बेहतरी आई? क्या हमने ह्यूमन रिसोर्स इस काबिल की है अपने टैक्स की जो अथॉरिटीज की, जो कि आपके टैक्स कलेक्ट करने में बेहतरी ला टैक्स इस्लाहात के लिए क्या इसमें करोड़ों डॉलर्स खर्च करने की जरूरत है? ये $30 करोड़ खर्च कहाँ होंगे? अगर टैक्स इस्लाहात करनी भी है तो वो तो पॉलिसी डिसीजंस हैं, आपको पॉलिसी बनानी है और उसको इम्प्लीमेंट करना है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल पैसे खर्च होते हैं। इशू ये नहीं कि पैसे खर्च नहीं होते, आपको टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लेकर आनी पड़ती हैं, आपको ह्यूमन रिसोर्स को अपग्रेड करना पड़ता है, आपको दुनिया के बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ चलना पड़ता है, लेकिन आप करें भी तो सही। एंड ऑफ द डे अगर ये सारी प्रोग्राम लेंडिंग आपके कर्जों में शामिल हो रही है और या फिर वो कर्जों की अदायगियों में सिर्फ इस्तेमाल हो रही है, तो मैं सिर्फ कहने का मतलब इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, कि जो आपको बाहर के इदारे पैसे देते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो कहाँ पे लगते हैं, क्या उनका इम्पैक्ट आता है आम आदमी पे, क्या उसकी KPIs हैं, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। इस सब मेरे ख्याल में हमें सवाल करने की जरूरत है, ताकि हमें पता चले कि ये सारे वाकई उन सूबों पे लगते भी पैसे हैं या नहीं लगते। क्योंकि देखिए आउटकम नजर नहीं आता ना आपको कोई उसका रिजल्ट नजर नहीं आता, तो डेफिनेटली आपको ये सवाल करना चाहिए कि ये पैसे कहाँ लग रहे हैं और किस तरह से इनका जो है इम्पैक्ट आएगा आम आदमी पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि इस तरह की जो अकाउंटेबिलिटी है वो सामने आनी चाहिए। ये पैसे आ तो जाते हैं लेकिन लगते कहाँ हैं, लगते हुए हमें नजर नहीं आते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।